सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर तुम्हारे को तुम्हारे पेपर में देखने को मिलता है तो इसका मतलब तुम्हारी किस्मत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि भाई ये बहुत आसान है। सिर्फ एक फॉर्मेट, सिर्फ गिनी चुनी चीजें, कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ता खास, और आंसर आपके सामने होता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज गोइंग टू बी वेरी इजी। बहुत आराम से समझेंगे, अगले 25 मिनट के अंदर अंदर बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हम अच्छे से खत्म करेंगे। तो आओ जल्दी से शुरू करो। पूरा का पूरा फॉर्मेट मेरे साथ बनाओगे, एक एक चीज को लिखोगे कि कौन सी चीज कहां जाती है। ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कॉन्सेप्ट की बात करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता क्या क्या है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है बच्चा कि कहां से बिजनेस को पैसा मिलता है। बिजनेस को पैसा दो जगह से मिलता है। एक तो बिजनेस को पैसा मिलता है इक्विटी से, तो एक बिजनेस को पैसा मिलता है एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी से। इक्विटी का मतलब होता है बेटा जी शेयर होल्डर्स का फंड, तो मेजरली मैं बात करता हूं यहां पर शेयर से। और एनसीएल के अंदर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, जिसके अंदर ज्यादातर ज्यादातर जो नाम लिया जाता है वो डिबेंचर्स का लिया जाता है। मेरी बात समझे। तो अगर बिजनेस को पैसा चाहिए तो वो अगर ओनरशिप देकर पैसा लेता है तो वो शेयर्स होता है, और अगर वो ब्याज पे पैसा लेता है तो वो डिबेंचर्स होते हैं। कैसे कैसे दिखते हैं जल्दी से देखते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के इनफ्लोज में एक जगह लिखता हूं और आउटफ्लोज एक जगह लिखता हूं। पूरी लिस्ट बना लेना, इनके अलावा आपको शायद ही कुछ देखने को मिले। अगर बिजनेस को पैसे चाहिए तो बिजनेस क्या करेगा, शेयर्स को इशू करेगा। तो वो इशू ऑफ शेयर से क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो क्या आता है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, या फिर बैंक लोन ले ले, इंक्रीज इन बैंक लोन, मतलब कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना। इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या आता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है बेटा जी हमारे पास अपना कैश क्रेडिट, बैंक ओडी, ये सब आते हैं। ठीक है। इन सब में क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा। कैश के आउटफ्लो की अगर मैं बात करूं कि आउटफ्लो में क्या क्या आता है, कैश बाहर कब कब जाएगा। शेयर्स को इशू करोगे तो पैसा आएगा, शेयर्स को पैसा वापस करोगे तो पैसा जाएगा। शेयर्स को पैसा वापस करते कैसे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स करने से क्या होता है, पैसा कम होता है। डिबेंचर्स को पैसा वापस करने का मतलब होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को पैसा वापस करने का मतलब होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इंक्रीज इन बैंक लोन, अगर आप पैसा वापस करोगे तो क्या बोलोगे, डिक्रीज इन बैंक लोन। इसी तरीके से कैश क्रेडिट अगर आपने लिया, बैंक ओडी बढ़ी तो पैसा आया, कम होगी तो पैसा जाएगा। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, बैंक ओडी। समझे मेरी बात। ये होते हैं सारे आपके आउटफ्लोस। और क्या हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपने शेयर इशू कर तो शेयर को कुछ दोगे आप, जिसे आप क्या बोलते हो, डिविडेंड पेड। चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस हो, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, कोई सा भी हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता। कैश आउटफ्लो यूजिंग डिविडेंड, डिविडेंड की वजह से कोई भी कैश आउटफ्लो हो यहां पर आएगा। डिवेंचर्स को आप क्या देते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट पेड। बैंक लोन पे भी इंटरेस्ट पे करते हो तो वहां भी इंटरेस्ट पेड। बैंक ओडी पे भी इंटरेस्ट पे करते हो तो वहां पे भी इंटरेस्ट। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू के एक्सपेंसेस हुए, कोई अंडर राइटिंग कमीशन आ जाती है कोई, तो ये सब आपके आउटफ्लोज है इस वजह से, क्योंकि अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस इन्हें हम बोलते हैं बेसिकली सिक्योरिटीज को इशू करने की कॉस्ट,
बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट, इनका एक और नाम होता है फाइनेंस कॉस्ट, की फाइनेंस को अरेंज करने की जो कॉस्ट आई दैट इज माई फाइनेंस कॉस्ट, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडर कमीशन नॉट एक्सपेंसेस, अंडर कमीशन। ये जो भी खर्चे होते हैं ये सारे क्या होते हैं, आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। और इशू ऑफ शेयर्स के अंदर एक ध्यान रखना कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर आपने प्रीमियम पे इशू करे तो पैसा ज्यादा आया होगा, कि सपोज करो 100 वाला शेयर 110 में इशू करो तो बेटा पैसे कितने आएंगे, 110 ही आएंगे, तो वो इंक्लूड करके लिखना। क्लियर है कहानी। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इसके अलावा आपको कोई इनफ्लोज या आउटफ्लोज देखने को नहीं मिलेंगे। ये अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो पेपर में गलती कर ही नहीं सकते। ठीक है। चलो 2 सवाल करते हैं, 2 क्वेश्चंस करते हैं, आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब भी बेटा आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करना है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, कि आप ना जितनी भी एडजस्टमेंट है उनको रीड कर लोगे और उनका ना अगर उनसे रिलेटेड कोई ऊपर चीज है तो वो साथ साथ ही उसको आप देखते चले जाओगे। अभी आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कि ये पढ़ने से पहले ये पढ़ो, कहते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। कोई बात नहीं, इंटरेस्ट पे करा है, इंटरेस्ट पेड को आप माइनस करते हो, कैश आउटफ्लो है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी 15,000, करंट ईयर प्रीवियस ईयर 18। तो आप पहले इन दोनों को कर दो। ठीक है। क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स तो आउटफ्लो होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना दिया मैंने, 10,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी 15,000 दिया, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स मैंने दिया 10,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी कितना है, 15,000। 15,000। क्लियर है कहानी, ये दोनों माइनस होंगे। फिर आता है हमारे पास, अब हम एक एक चीज को रीड करते हैं और देखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल साल के शुरुआत में थी 4 लाख की, साल के एंड में है 5 लाख की। इसका मतलब तुमने शेयर इशू करे होंगे, तो दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज। क्यों आया होगा सोचो, बिकॉज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, तो हम कहेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इसको आप लिख सकते हो इंक्रीज इन इक्विटी शेयर, काफी बेकार लगेगा तो आप यही लिखो बेटर है। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो भी लिख सकते हो, लेकिन इतना भी गलत नहीं है जैसे हम लिख रहे हैं, ये परफेक्ट है। ठीक है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, पैसा आएगा इसीलिए मैंने पॉजिटिव लिखा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% डिवेंचर साल की शुरुआत में थे बेटा 1 लाख के, एंड में भी है 1 लाख के, मतलब और ज्यादा बोरोइंग नहीं हुई है। जब भी इस तरीके से लिखा जाए आपको ध्यान रखने की 10% ब्याज देना चाहिए भैया, 10% ब्याज देना चाहिए। तो 1 लाख का 10% 10,000। और आप देखो यहाँ पे लिखा भी हो कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, तो मतलब दे चुके हो, दोबारा मत दे देना। सुपोज ये ना लिखा होता तब 10,000 आप लिखते वहां से देख के, अब ये लिखा हुआ तो यहीं से आप 10,000 पहले माइनस कर चुके हो, तो दूसरी बार आप माइनस नहीं करोगे। समझे मेरी बात को, कि जैसे आपको दिखे 10% डिवेंचर, आपको 10,000 देना चाहिए। 10,000 जैसे देने जाओगे आपके दिमाग में जाना चाहिए, अरे भैया पहले भी तो लिखा हमने इसे, दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। चलो अगला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग 10% डिवेंचर्स, 50,000 के थे साल की शुरुआत में, अब है 0। तो इसका मतलब आपने 50 के 50,000 उतार दिए, उतार दिए मतलब आपने रीपे कर दिए। तो मतलब आप कहोगे रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। 50,000 के 50,000 उतार दिए तो 50,000 नेगेटिव में आ जाएंगे। अब आपको एक चीज और सोचनी चाहिए कि 10% कहा गया, 10% इसमें ब्याज बनता है 50,000 का 5,000। क्यों नहीं लिख रहे, इसलिए नहीं लिख रहे कि क्वेश्चन ने मेरे को ना बताया नहीं कि किस डेट को पैसे उतारे। जब क्वेश्चन नहीं बताता हमने किस डेट को पैसे उतारे तो हम मान के चलते हैं साल की शुरुआत में उतार दिए थे। अगर ये 50 के 50,000 मैंने साल की शुरुआत में ही वापस कर दिए थे तो इसके ऊपर पूरे साल का ब्याज क्यों दूंगा, है ना। कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए और मैंने आपको साथ साथ ही वापस करी, तो मैं 1 साल का ब्याज नहीं दूंगा ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपने साल की शुरुआत के बाद साल की शुरुआत में ही वापस करे तो इस पर कोई ब्याज नहीं देंगे। अगला है सिक्योरिटी प्रीमियम।
सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा 40,000 बैलेंस अब हो गया है 50,000। इसका मतलब बढ़ गया है कितने से, 10,000 से। प्रीमियम कब आता है, जब आपने शेयर्स इशू करे हो प्रीमियम पे। तो आप इसको लिख सकते हो रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम, ऐसे कर सकते हो, रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 से। या एक और तरीका होता है कि जहां पर आपने इशू ऑफ शेयर्स लिखा ना, इसी के ब्रैकेट में लिख दो 1 लाख प्लस 10,000 प्रीमियम। यहाँ पे 1,10,000 लिख दो, चाहे वैसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, दोनों ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट साल की शुरुआत में थे 1,50,000 के, अब हो गए हैं 2 लाख के, मतलब आपने ज्यादा विड्रॉ कर लिया है और कर लिया है। तो इंक्रीज इन बैंक ओडी, इनफ्लो ऑफ कैश होता है, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 से, तो ये क्या हुआ आपका, इनफ्लो हुआ 50। समझ आई मेरी बात की। तो हमने क्या करा, हमने सभी लिख दिए, कुछ रहता तो नहीं, ये लिख दिए, ये कर दिए, डन है। डन है तो अब आपका फर्ज बनता है आप टोटल करो। 50 और 50 उड़ गए, 1,10,000, ये 10,000 और 10,000 भी उड़ गए। 1 लाख में से 15,000 गया तो कितना आया, 85। तो ये क्या आया बेटा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है कहानी। तो इतना आसान होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका और कॉम्प्लेक्स केस बन क्या सकता है वो मैं तुम्हें एक और सिखा देता हूं, ताकि तुम्हें तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। बाकी मुश्किल लगेगा नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हो तो भी हमें घबराना नहीं है। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल जरूर निकाल देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अभी निकाल देते हैं। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए हम पहले सारी चीजों को रीड करेंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे। पहला कहते हैं इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। जो भी इक्विटी शेयर आपने इशू करे वो प्रीमियम पे इशू करे। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ये गोला मारो, ये गोला मारो, ताकि जब इक्विटी शेयर कर रहे हो तो ध्यान रखो कि प्रीमियम है एट द रेट 20%। क्लियर है। 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार। रिडीम्ड एट पार का मतलब क्या होता है, उतने वाला उतने में ही रिडीम करा, तो रिडम्पशन एट पार। चलो लिख दिया, तेरा काम भी हो गया भाई। 14% डिवेंचर्स वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। जो डिवेंचर आपने इशू करे वो डिस्काउंट पे करें, करे भी इशू की नहीं, देखो साल की शुरुआत में 0 है, फिर साल के एंड में 2,50,000 है। हाँ जी, तो इशू एट डिस्काउंट 10%। और बताइए, आपका काम भी हो गया। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 1,50,000। डिविडेंड पेड जो होता है फाइनेंसिंग में नेगेटिव में आता है, तो हम इसको इसको तो कर ही देते हैं। जैसे आपको देखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड है, तो आपको एक और चीज का खास ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि अगर आपने डिविडेंड पे करा है इक्विटी शेयर्स पे, तो इसका मतलब आपने प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंड पे किया होगा। प्रेफरेंस शेयर के पास भाग जाओ, ये रहे साल की शुरुआत में थे 5 लाख, अब है 0। नहीं बताया कब रिडीम हुए, तो आप मान के चलते हो कि साल की शुरुआत में ही हो गए, तो इनको कुछ पैसा नहीं। अगर कुछ एक बच्चे होते तो उनके ऊपर हम दे देते। बात कर रहे हैं इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर को आप दोगे, आप कहोगे इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। कितना है इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, 1,50,000 का। 1,50,000 पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव है ना, कैश तो आउटफ्लो हुआ ना, कैश बाहर चला गया। ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिवेंचर्स 35,000। इन 14% डिवेंचर्स को 35,000 का ब्याज दिया। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कब इशू करे थे कब नहीं करे थे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ने दे दिया इतना अमाउंट, तो आप इतना ब्याज दे दोगे, अब आप निकालोगे नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 35,000 आउटफ्लो होता है, तो माइनस लिखोगे। ठीक है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स 20,000 वॉज पेड एंड रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम।
कहां से कोई चीज राइट ऑफ की, इससे हमारे को कैश फ्लो का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा कैश फ्लो का मतलब होता है पैसा गया कितना, पैसा आया कितना। आप उसको राइट ऑफ कहीं से करो, हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है आपकी अंडर राइटिंग कमीशन गई 20,000, माइनस कर दो, बात ही खत्म। तो आप लिखोगे अंडर राइटिंग कमीशन पेड ऑन अंडर राइटिंग कमीशन पेड। कितनी अंडर राइटिंग कमीशन पे करी बेटा आपने? 20,000 की। 20,000 की पे करी। ठीक है जी, आगे देखो। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 60,000, चलो उसने दे ही दिया। उसने कहा कि बार हमने डिविडेंड देखो, अगर ये ना देता तो हम मान के चलते नहीं दिया, क्योंकि हम मान के चलते साल की शुरुआत में रिडीम कर दिए होंगे। फिर उसने बता दिया कि हमने दिया 60,000, तो हमने कहा चल दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर आप अपनी मर्जी नहीं चलाओगे, आप कहोगे डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 60,000। सॉर्टेड है सारी कहानी। वापिस से ऊपर चलते हैं, अभी ऊपर वाली चीजें रहती हैं, क्योंकि ये देखो कहते हैं इक्विटी शेयर्स साल की शुरुआत में 15 लाख, साल के एंड में 20 लाख। तो मतलब आपने इशू कितने करे? 5 लाख। आपने इशू कितने करे? 5 लाख। कैसे करे? 20% के प्रीमियम पे। तो मतलब 20% कितना होता है बेटा 5 लाख का? 1 लाख। तो टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ? 6 लाख। समझे? लिखोगे कैसे? इशू ऑफ शेयर्स एट 20% प्रीमियम, ब्रैकेट में 5 लाख प्लस 20% ऑफ 5 लाख, दैट इज 6 लाख। है ना? ऐसे आप हल्की सी कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो। पैसा आ रहा है तो प्लस कर रहे हैं। अगला देखो, 12% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट पार, मतलब जितने का था उतने ही दिए। 5 लाख थे साल की शुरुआत में, लास्ट में जीरो, तो मतलब आपने 5 लाख इनको रिटर्न कर दिए। तो आप कहोगे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने के बेटा? 5 लाख के। है ना? 5 लाख दिए तो कैसा दिखेगा? माइनस ब्रैकेट। अगला देखें, 14% डिबेंचर 2.5 लाख इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब कि जितने पैसे लेने थे आपने 10% कम लिए। डिबेंचर्स की वैल्यू फेस वैल्यू दिख रही है 2,50,000, तो 2,50,000 माइनस कर दो आप इसका 10%, जो कि होगा 25,000। तो याद आएगा 2,25,000। तो डिबेंचर्स को इशू करने से पैसा कितना आया? इशू ऑफ डिबेंचर्स एट द रेट 10% डिस्काउंट 2.5 लाख माइनस 25,000, 2,25,000। है तो इन्फ्लोई। डिबेंचर इशू करने से पैसा तो आ ही रहा है इन्फ्लोई, कोई चक्कर नहीं। करेंट टोटल क्या बना? देखें आराम से भैया, 5 लाख, 6,50,000, 6,70,000, 7,30,000, 7,65,000, 6 और 225, 8,25,000। अरे आया ज्यादा है भाई। 825 में से 765 गए तो जीरो, और 60,000। तो बेसिकली 60,000 का क्या है राजा? क्या है बेटा? इनफ्लो। नाम क्या होगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ₹60,000। समझ आया पूरा का पूरा क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपको कैसे मर्जी कंफ्यूज करे, आप समझ जाओगे कि क्या कहानी है, कैसे इंटरेस्ट निकालना है, कैसे क्या चीज देखनी है। वो सब हम इन दोनों क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आ रखे हैं, सो दैट तुम्हारे को एक अच्छा रिवीजन मिल जाए जितना भी हमने पढ़ा, और वो समझ आ जाए कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है। उन सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट लेक्चर।